डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड के पास्ट पेपर्स में से नाइन्थ क्लास फिज़िक्स पेपर 2 ईयर 2023 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है, राइट एनी 2 पॉइंट्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो 2 पॉइंट्स हमने बताने हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। वैसे तो आंसर आप अपने वर्ड्स में भी दे सकते हैं। कोई भी आपको फिज़िक्स से रिलेटेड अगर इम्पोर्टेंस याद आए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तो वो आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने एक दो लिख दी हैं। जैसे कि फिज़िक्स प्रोवाइड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ अदर साइंसेज सच एज केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। तो फिज़िक्स बेसिकली हमें जो है ऐसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करती है और प्रिंसिपल जिन जो कि बेसिस बनाती हैं दूसरी साइंसेस की, जैसे केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है। हर जो ब्रांच है उसके अंदर जो है फ़िज़िक्स का रोल है। इवन अगर आप बायोलॉजी देखते हैं तो उसमें जो बोन्स की मूवमेंट है उसमें भी फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल ही इस्तेमाल हो रहे हैं। और केमिस्ट्री के अंदर भी इसी तरह जो बॉन्ड एंगल हैं, जो बॉन्ड फार्म होते हैं उनमें बॉन्ड एंगल वगैरह, और एस्ट्रोनॉमी तो टोटल ही फिज़िक्स से रिलेटेड है। इसी तरह अगर नंबर 2 पे आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाइक कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, मेडिकल इमेजिंग इक्विपमेंट, एमआरआई और एक्स रेज वगैरह, ये एप्लीकेशंस हैं उन प्रिंसिपल की जो कि ड्राइव किए गए हैं फ़िज़िक्स से। तो इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के पॉइंट्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि एग्जांपल्स बताएं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स फ्रॉम डेली लाइफ। डेली लाइफ से जो है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस की कुछ एग्जांपल्स बताएं। बहुत सारी हमारे इर्द गिर्द एग्जांपल्स हैं, उनमें से आप कोई भी लिख सकते हैं। मैंने कुछ जो है वो नोट डाउन की हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग अ डोर बाय अप्लाइंग फोर्स एट द हैंडल, ये तो हमारी डेली लाइफ का जो है ये पार्ट है। दिन में हम कितनी ही बार जो है वो दरवाजे ओपन करते हैं। इसी तरह यूजिंग अ रेंच टू टाइटन और लूजन अ बोल्ट, रेंच का इस्तेमाल करते हुए हम कील वगैरह जो हैं, नेट वगैरह, उन्हें ओपन करते हैं। इसी तरह रोइंग अ बोट यूजिंग ओर्स टू प्रोपेल इट फॉरवर्ड, ठीक है, बोट में भी को प्रोपेल करने में भी हम इसी को यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर आप लिखना चाहें, सीजर्स को जो हम यूज़ करते हैं, बाईसाइकिल को जो पैडलिंग करते हैं उसमें भी इसी का ही इस्तेमाल होता है, सीसा वगैरह, ये तमाम जो हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस की एग्जांपल हैं डेली लाइफ में से। तो आपको जो इजी लगे आप वो लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो इसमें पूछा गया है, टू आइडेंटिकल बाल ऑफ मैसेज M1 एंड M2 वेयर M1 इज इक्वल टू M2। मतलब दो आइडेंटिकल बाल्स हैं और दोनों के जो मैसेज हैं वो भी सेम हैं, और उनको सेपरेट किया गया है बाय डिस्टेंस r, और r डिस्टेंस से उन्हें सेपरेट किया गया है। अगर उनका डिस्टेंस जो है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉल इज़ डबल्ड, उसको डबल कर दिया जाए, then derive an equation to prove that gravitational force Fg between them will be decreased 1/4 time of the initial force। यानी अगर हम उनका डिस्टेंस जो है वो डबल कर दें तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स रह जाएगी वो 1/4 टाइम रह जाएगी इनिशियल फोर्स के। तो इस चीज़ को हमने जो है वो ड्राइव करना है। आपको पता है कि जो एफ जी है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका अगर हम फार्मूला देखें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ मैसेज, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्केयर ऑफ डिस्टेंस के। तो आर स्केयर नीचे हम लिखेंगे, और हमारे पास जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आएगा इस सूरत में वो आ जाता है कैपिटल जी, और अगेन M1 M2 ओवर आर का स्क्वेयर। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि फोर्स जो है ये वाली आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इट्स मीन कि अगर आर हम डबल कर रहे हैं तो फोर्स जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। यानी फोर्स और आर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम होगी, और एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ ज़्यादा होगी। तो अब यही हमने जो है वो प्रूव करना है। थोड़ा सा मैं इस साइड पे जो है अब इक्वेशन को मूव कर देता हूँ। यहाँ पे अब हमने पुट क्या करना है, जस्ट हमने आर की जगह उसको डबल करना है। जब डबल करेंगे आर को तो वो क्या बन जाएगा, 2r। तो यही चीज़ मैं इस साइड पे लिखता हूँ, एफ जो है एफ जी
वो इक्वल आ जाएगी, यहाँ पे हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ गया m1, इसी तरह m2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। बेसिकली अब हमने r को डबल किया तो हमारे पास 2r आ गया, तो 2r का स्क्वायर लेना है। अब अगर हम स्क्वायर ओपन करें तो हमारे पास जो है ये वैल्यू इस तरह से रह जाएगी। ऊपर 2 का जब हम स्क्वायर खोलेंगे तो वो 4 बन जाएगा, r का स्क्वायर ही रहेगा। तो 2 का स्क्वायर ओपन करें 4 आ जाएगा। तो मैं उसको ज़रा साइड पे लिख लेता हूँ 1/4 करके। उसकी भी एक रीज़न है क्यों ऐसे किए, ताकि ये वाली जो चीज़ है वो वैसे की वैसे रहे, यानी कि g m1 इसी तरह m2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। ठीक है, जस्ट मैंने क्या किया है 2 का स्क्वायर ओपन किया और उसे ज़रा साइड पे लिख लिया, उसके ऊपर 1 लिख दिया, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा यही इक्वेशन सारी की सारी बन जाएगी। अब यहाँ पे देखें कि ये वाली जो चीज़ है ये तो एज इट इज़ है इस फोर्स के, ये वाला यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। तो इट्स मीन मैं इस सारे की जगह पे सिंपल ये f लिख सकता हूँ, क्योंकि ये f के इक्वल है। तो मैं इसको पुट कर देता हूँ 1/4 और ये f, यानी कि मल्टीप्लाई बाय f। इस सारे की जगह मैंने f को पुट कर दिया। तो अब हमें ये प्रूव हो गया कि जो एफ जी है, ये हमारे पास एफ जी थी, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ एफ जी जो है वो हमारे पास 1/4 ऑफ द इनिशियल फोर्स के इक्वल आ गई है। तो डिस्टेंस डबल करने से देखें फोर्स 1/4 टाइम डिक्रीज़ हो गई है। तो अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो इसमें कहा गया है कन्वर्ट 100 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इनटू डिग्री सेंटीग्रेड एंड केल्विन। तो आपको पता है इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, जिसमें जो डिग्री सेंटीग्रेड का फार्मूला है C इज़ इक्वल टू, उसको आप लिख सकते हैं 5/9 मल्टीप्लाई बाय, यानी ब्रैकेट में आप लिखेंगे जो भी आपको फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर दिया गया है -32। तो ये हमारे पास फार्मूला है। इसके अंदर अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो 5/9 एज इट इज़ आ जाएगा। एफ़ की जगह जो है वो हम 100 को पुट करेंगे -32। अब नेक्स्ट जो है हमने 100 - 32 करेंगे तो हमारे पास 68 रह जाएगा। फर्दर आप 5 को 68 से मल्टीप्लाई करके 9 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 37.78। तो ये हमारे पास आंसर आया 37.78, और ये किस में आया हमारा डिग्री सेंटीग्रेड में। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 37.78। इसी तरह अब नेक्स्ट जो काम करना है वो उन्होंने कहा है केल्विन में भी इसको जो 100 जो हमारे पास 100 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है उसको पहले डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करें, फिर केल्विन में भी करें। तो अब हमने इसको जो है वो केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन में जो कन्वर्ट करने का फार्मूला है वो आपको पता है K इज़ इक्वल टू टेम्परेचर, जो कि अब हमारे पास सेल्सियस में है, सेंटीग्रेड में है। तो इसको हम प्लस कर देंगे 273.15। तो अब आपने सिंपल इसमें जो है वो कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है, जस्ट C की जगह आपने वो वैल्यू लिख लेनी है जो भी हमने फाइंड आउट की है, और वो है 37.78 प्लस 273.15। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 310.93 केल्विन। तो इस तरह से जो है अब हमने केल्विन के अंदर इसको चेंज कर लिया है सेंटीग्रेड को, डिग्री सेंटीग्रेड को।
तो ये हमारे पास दोनों आंसर आ गए हैं। पहला आंसर ये है हमारे पास 37.78 डिग्री सेंटीग्रेड, और केल्विन में जब फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट किया है तो डिग्री सेंटीग्रेड को ही हमने केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, तो 310.93 केल्विन। तो ये हमारे आंसर आ गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो इसमें पूछा गया है, सोल्डरिंग आयरन इज शोन इन द गिवन डायग्राम दैट इज़ यूज टू मेल्ट सोल्डर, थोड़ा सा इसको मूव करें, फॉर जॉइनिंग वायर्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो ये आपके सामने एक डायग्राम है, उसमें हमें कॉपर की टिप नज़र आ रही है, मेटल सिलेंडर विद हीटर कॉइल इनसाइड, प्लास्टिक हैंडल नज़र आ रहा है, लेड टू द इलेक्ट्रिकल सप्लाई नज़र आ रही है। तो यहाँ पे पहला जो हमारे से सवाल पूछा गया है वो है, वाई इज़ द टिप ऑफ सोल्डरिंग आयरन मेड अप ऑफ कॉपर। तो कॉपर को क्यों यूज़ किया जाता है? कॉपर को बेसिकली इसीलिए यूज़ किया जाता है कि कॉपर जो है वो बहुत अच्छा गुड कंडक्टर है। ठीक है, गुड कंडक्टर है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छी है, और इसी तरह इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी अच्छी है, रिलायबल भी है, ड्यूरेबल भी है। तो दैट्स वाई आप इनमें से कोई भी आप जो है वो लिख सकते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट जो है वो तो यहाँ पे आपने ज़रूर मेंशन करना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो लिखने में थोड़ी सी मसला होगा, यहाँ पे आप लोगों को समझ आ गई होगी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। प्रॉपर आंसर देना है, मतलब सेंटेंस बना के, टिप ऑफ सोल्डरिंग आयरन इज़ मेड अप ऑफ कॉपर बिकॉज कॉपर इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसी तरह अगर हम बी पार्ट को देखें, अब बी पार्ट में पूछा जा रहा है, वाई इज़ द हैंडल ऑफ सोल्डरिंग आयरन मेड अप ऑफ प्लास्टिक। अब ये जो हैंडल है आपको नज़र आ रहा, ये प्लास्टिक का क्यों बनाया गया है? बेसिकली हैंडल वो जगह है जहाँ से हमने इसको पकड़ना है, ग्रिप करना है, तो वो प्लास्टिक का ही होना चाहिए। अगर वो लोहे का या किसी मेटल का होता तो वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को भी, और इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी को ना भी कंडक्ट कर रहा होता तो जो हीट है उसको कंडक्ट करता और काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता। तो इस वजह से यहाँ पे एक जो है वो नॉन कंडक्टर यूज़ किया गया है, यानी इंसुलेटर को यूज़ किया गया है जो कि प्लास्टिक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी की जगह पे कि हैंडल ऑफ सोल्डरिंग आयरन इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक बिकॉज इट इज़ इंसुलेटर। तो यहाँ पे आपने इंसुलेटर लिखना है, प्रॉपर आपको बताया कि वर्डिंग में लिखना है यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे जस्ट इंसुलेटर मेंशन कर रहा हूँ कि इंसुलेटर जो है वो इसकी मेन वजह है। इंसुलेटर के तौर पे इसको यूज़ किया जा रहा है ताकि हमारे जो हाथ हैं वो सेफ रहें। इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम सी पार्ट को देखते हैं। नेम द प्रोसेस बाय विच हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम द कॉपर टिप टू द सोल्डर। अब हमने उस प्रोसेस का नेम लिखना है जिससे जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये बेसिकली टच करते हैं दोनों को तो हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है, और जो इस तरह से हीट ट्रांसफ़र हो के दोनों बॉडीज़ जो हैं वो कांटेक्ट में हैं, पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं और वाइब्रेट कर करके अगले को एनर्जी ट्रांसफ़र करते जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडक्शन। ठीक है, पार्टिकल अपनी जगह से मूव नहीं कर रहे, बस वाइब्रेट कर रहे हैं और अगले को एनर्जी ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं, और एनर्जी इस तरह आगे ट्रांसफ़र होती जा रही है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडक्शन। तो आपने जस्ट यहाँ पे कंडक्शन मेंशन कर देना है। तो कंडक्शन हमारा यहाँ पे आंसर है, सिंगल जो है वो वर्ड का ये आंसर है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 का अगर हम ए पार्ट देखें तो इसमें पूछा जा रहा है, रेस्क्यू हेलीकॉप्टर इज ascending vertically with a velocity of 20 meter per second from a base camp at the height of 60 meter above the earth. A packet of relief good is mistakenly dropped. Calculate time taken by the packet to reach ground. बेसिकली एक हेलीकॉप्टर है जो कि असेंड कर रहा है वर्टिकली, 20 मीटर पर सेकंड जो है उसकी वेलोसिटी है, और 60 मीटर हाइट से उससे जो है वो कोई पैकेट गिरा है जो कि कितने टाइम में ज़मीन तक पहुंचेगा ये हमने फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली हमने टाइम फाइंड आउट करना है। टाइम वाली जो है हमारे पास
इक्वेशन ऑफ मोशन में से देखें तो दो जो इक्वेशन है उनमें टाइम आता है, एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है और एक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। यहाँ पे हम पहले डाटा लिख लेते हैं सारा। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास 20 है, क्योंकि हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी 20 थी, तो उससे जो चीज़ गिरेगी उसकी भी इनिशियल वेलोसिटी उतनी ही होगी। हाइट 60 है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास 10 है। तो हमने जो फार्मूले यूज़ करने हैं इसमें वो एक तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है जिससे हम फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे, और बाद में वो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करके यहाँ से हम टाइम को निकाल लेंगे। तो अब हम जो है वो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन को देखें तो यहाँ पे हमने सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिख ली, थर्ड इक्वेशन, और उसके बाद वैल्यूज़ पुट की। 2g की जगह हमें 10 पता है, हाइट जो है वो 60 है, vf फाइंड करना है और vi हमारे पास 20 है। 20 का स्केयर लिया तो 400 आ गया। इसी तरह इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 1200 आ गया। 400 इधर माइनस हो रहा है तो हम उसे दूसरी साइड पे ले गए, 1200 वाली साइड पे जाके प्लस हो गया, 1600 आंसर आ गया। अब बोथ साइड पे स्केयर रूट लिया ताकि vf जो है उसकी वैल्यू मिल जाए, तो हमारे पास जो है वो 40 मीटर पर सेकंड जो है vf आ गया। अब हमने इस फाइनल वेलोसिटी को जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करना है ताकि हमें जो है टाइम मिल सके। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है आपके सामने है, vf इज़ इक्वल टू vi प्लस 80। यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो हमने g की वैल्यू पुट करनी है। फाइनल वेलोसिटी जो हमने फाइंड की है 40 है, इनिशियल 20 है, और इसी तरह जो g है वो 10 ही है, और टाइम हमने फाइंड आउट करना है। 20 इधर प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस करवा दिया, 10 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर निकल आया टाइम 2 सेकेंड। तो उस पैकेट को जो घिरने में टाइम लगेगा वो है जस्ट 2 सेकेंड्स। तो अब आप इसको रिज़ल्ट में इस तरह से मेंशन भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो टाइम आएगा वो पैकेट को ग्राउंड तक रीच करने में वो जस्ट 2 सेकेंड होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बी पार्ट को अब सॉल्व करते हैं। नेट फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ पैसेंजर बस फॉर 10 सेकेंड दैट काज द बस टू मूव ऑन अ स्ट्रेट रोड, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द बस। डाटा जो हमें प्रोवाइड किया गया है वो हमें एक तो फोर्स दी गई है 1000 न्यूटन, टाइम जो है वो 10 सेकेंड दिया गया है, मोमेंटम हमने फाइंड आउट करना है। फार्मूला हमें पता है, जो फोर्स है वो ma के इक्वल है, मतलब मैस मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है उसका आपको फार्मूला आना चाहिए, a इज़ इक्वल टू, बेसिकली एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो vf माइनस vi ये चेंज इन वेलोसिटी है और उसका रेट जो है डिवाइडेड बाय t। तो यहाँ पे ये फार्मूला हमने एक ही जगह उसका पुट कर दिया। अब m जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो mv और इधर भी mv। अब mv किसका फार्मूला होता है, मोमेंटम का, यानी p इज़ इक्वल टू मोमेंटम अगर हम देखें तो वो mv के इक्वल होता है। तो इस वजह से हमने mv की जगह पे मोमेंटम पुट कर दिया, और फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि वो फाइनल वेलोसिटी थी वहाँ पे फाइनल मोमेंटम आ जाएगा, और जहाँ इनिशियल वेलोसिटी थी वहाँ पे इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा, और इसी तरह डिवाइडेड बाय ये भी t ही होगा। तो हमारे पास क्या हमें मिल गया कि ये वाला t जो है इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाएगा f के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो चेंज इन मोमेंटम ये चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा p। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि चेंज इन मोमेंटम जो है उसका हमने फार्मूला एक जनरेट कर लिया है, और वो फार्मूला क्या है, f मल्टीप्लाई बाय t। अब हम जो है इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं, बहुत ही ईजी है। अब आगे डेल्टा p की वैल्यू जो है वो हमने सबसे पहले ऊपर फार्मूला अगेन लिख लिया। f जो है वो 1000 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और टाइम जो है वो 10 सेकेंड है तो 10 पुट किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास डेल्टा p जो है वो 10,000 न्यूटन सेकेंड आ गया। ठीक है, तो ये जो मोमेंटम है हमारे पास बस का वो 10,000 न्यूटन सेकेंड है। इसी तरह आप इसको kg मीटर पर सेकेंड में भी लिख सकते हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट ए में, एक्सप्लेन इन एनी 6 पॉइंट वाई मशीन कैन नॉट गिव 100% एफिशिएंसी इन देयर अवेलेबल सराउंडिंग। क्यों कोई मशीन जो है वो 100% एफिशिएंट नहीं हो सकती, क्यों हमेशा वो एनर्जी का लॉस करती है। एक हमने ये बताना है,
तो चलें आंसर की तरफ चलते हैं। बहुत सारे पॉइंट जो हैं इस सिलसिले में बनाए जा सकते हैं। इनमें से आप ये वाले पॉइंट्स जो हैं इनको नोट कर लें, चाहे आप ये वाले यूज़ कर लें या अपने से भी लिख सकते हैं। फ्रिक्शन लॉसेस, सबसे पहले तो फ्रिक्शन है। जब कंपोनेंट आपस में जो है वो रगड़ खाते हैं तो उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। इसी तरह साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो कि हमें नहीं चाहिए, लेकिन हर इंजन से हीट प्रोड्यूस होती है और साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो हमें ज़ाया हो जाती है और 100% एफिशिएंसी नहीं आती। हीट डेसिपेशन, जैसे कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इंजन से हीट प्रोड्यूस होती है। एक तो फ्रिक्शन की वजह से, दूसरा थर्मल कंपोनेंट्स भी होते हैं कुछ, जैसे वायर्स हैं। जब उनमें से बार बार इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो कर रही है तो वो भी हीट अप हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो भी रेजिस्टेंस ही की वजह से होती है, लेकिन इसकी वजह से भी जो है वो हमें 100% एफिशिएंसी नहीं मिल पाती। वेयर एंड टेयर जो कंपोनेंट हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो के काफ़ी ज़्यादा पुराने होते जाते हैं और जिसकी वजह से डिफरेंट एनर्जी लॉसेस का बायस बनते हैं। इसी तरह एनर्जी कन्वर्जन लॉसेस का भी आपको पता है कि जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज की जाती है तो डिफरेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो इस कन्वर्जन में लॉस हो जाती है। एयर रेजिस्टेंस, जो मशीन्स ऑपरेट कर रही हैं उनको एयर रेजिस्टेंस का भी सामना करना पड़ता है, जैसे ड्रैग फोर्स वगैरह जो है उसकी वजह से भी एनर्जी लूज़ होती है। वाइब्रेशन और नॉइसेस वगैरह जो हैं ये भी एनर्जी जो है उसको एनर्जी के लॉस का बायस बनती है। तो इनमें से आप कोई भी लिख सकते हैं। इसके अलावा भी आप अगर आपके जहन में हो तो वो भी आप आंसर में लिख सकते हैं। क्वेश्चन 7 के अगर हम बी पार्ट को देखें तो इसमें कहा गया है डिस्क्राइब द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा इन एनी 6 पॉइंट्स। कोई से भी 6 पॉइंट्स में हमने जो है प्लाज्मा को एक्सप्लेन करना है, तो वो प्लाज्मा की तरफ चलते हैं। इसे 6 पॉइंट भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने ये कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं। इसमें पहली डेफिनेशन है, प्लाज्मा इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर कंसिस्टिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन मेकिंग इट इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव। नंबर 2 पे फॉर्मेशन के बारे में कुछ बता दिया है। प्लाज्मा इज़ फाउंड व्हेन अ गैस इज़ हीटेड टू अ वेरी हाई टेम्परेचर और सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड काजिंग आयोनाइजेशन। तो बेसिकली एक गैस जब आयोनाइज हो जाती है तो इस तरह से फॉर्मेशन होती है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो नेचुरली इन सन, स्टार एंड लाइटनिंग, ये और अरोराज जो हैं ये तमाम इसकी एग्जांपल्स में आ जाती है। नेक्स्ट 4th पॉइंट में जो है आर्टिफिशियल प्लाज्मा का थोड़ा सा जिक्र किया है और 5th में कंडक्टिविटी के बारे में बताया है। तो आर्टिफिशियल प्लाज्माज में आ जाते हैं। प्लाज्मा इज़ आल्सो क्रिएटेड इन टेक्नोलॉजीज़ लाइक फ्लोरेसेंट लाइट, नियॉन साइन एंड प्लाज्मा टीवीज़। इसी तरह कंडक्टिविटी की बात करें तो आयोनाइज फॉर्म है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और आयन प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से प्लाज्मा जो है एक्सीलेंट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और रिस्पॉन्ड करता है स्ट्रॉन्गली टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो ये थे आज का हमारे पेपर की वीडियो। आई होप सो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।